हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में गाइस हम करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन से हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। आपको बताना है कि कौन सा इसमें मिसमैच है। तो आपके सामने देखिए, विलियम शेक्सपियर का ट्रू लव, विलियम शेक्सपियर्स कार्पे डियम एंड विलियम शेक्सपियर रेवोल्यूशन, विलियम शेक्सपियर रिटर्न इन अर्ली स्प्रिंग। तो इसमें से कौन सा विलियम शेक्सपियर का नहीं है? तो गाइज आपका ये सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रेवोल्यूशन की बात करूं तो रेवोल्यूशन वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट एयर ऑफ माय इन्वेंशन। सो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हीरो एंड लिंडर, द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी एंड द वीनस एंड एडोनिस, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी ऑप्शन, वीनस एंड एडोनिस। नेक्स्ट, द कैरेक्टर ओफिलिया एंड गस्ट्राड अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले। ये ओफिलिया और गस्ट्राड जो कैरेक्टर्स हैं ये शेक्सपियर के किस प्ले से रिलेटेड है? तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो या मैकबेथ। तो ये तीनों आपके जो हैं आपके ये चारों जो ट्रेजेडीज हैं ये शेक्सपियर ने लिखा हुआ है, लेकिन ये जो कैरेक्टर है ये आपका हैमलेट ट्रेजेडी से रिलेटेड है और ये शेक्सपियर का सबसे लंबा ट्रेजेडी है, सबसे लंबा प्ले है। और एक बात और आपको बता दूं कि शेक्सपियर ने अभी तक 37 प्लेस लिखे हुए हैं, जिसमें उन्होंने कॉमेडी, ट्रेजेडी और रोमांस और हिस्ट्री जॉनर से रिलेटेड उन्होंने प्लेस लिखे हुए हैं। तो ये जो आपका ओफिलिया एंड गस्ट्राड जो आपका ये कैरेक्टर है ये हैमलेट से रिलेटेड है। हैमलेट की जो बिलव्ड थी उनका नाम क्या था? ओफिलिया था। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द plaintive numbness flow, the above mentioned lines appears in True Love, The Unchangeable, The Solitary Reaper या लूसी ग्रे। ये जो लाइन्स हैं ये किस प्ले से हैं? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सॉलिटरी रीपर, जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ था। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर हम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्सिनरी। ये इस वर्ड की मीनिंग क्या होती है? द मोटिव टू अर्न मनी, एन ऑफिस विदाउट पे, बिजनेस ऑफ मशीनरी, ऑल ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द मोटिव टू अर्न मनी, यानी कि जो पैसे दे करके गलत काम कराने वाले को हम क्या बोलते हैं? मशीनरी बोलते हैं। नेक्स्ट, लिजांडर इज अ कैरेक्टर इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम, किंग लियर, कॉमेडी ऑफ एरर्स या रोमियो एंड जूलियट। तो लिसांडर किस शेक्सपियर के किस प्ले से रिलेटेड है? तो ये जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इसमें लिजांडर जो है वो प्यार करते हैं हर्मिया से और इन दोनों का बाद में लव सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम क्या है? एक कॉमेडी है, एक कॉमेडी प्ले है शेक्सपियर का। नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सो आपको ये जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं ये एक ही क्वेश्चन है और ऑप्शंस में इसको स्प्लिट कर दिया गया है। आपको बताना है कि किस ऑप्शन में एरर है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राजीव वॉज हैप्पी दैट संजय एंड हिज सिस्टर वॉज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। तो आगे हम देखिए, सबसे पहले लाइन से चलते हैं। राजीव वॉज अनहैप्पी, राजीव जो है वो हैप्पी है दैट संजय एंड हिज सिस्टर, संजय और उसकी सिस्टर। और जब हम एंड से दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल यूज की जाती है, तो वॉच की जगह पर हमें वर्ब का यूज करना है। एरर हमारा था सेकेंड पार्ट में, ठीक है। ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे, तो वो जिस ट्रेन से एक ही ट्रेन से वो नेक्स्ट डे जाने वाले हैं। तो ए, सी एंड डी में कोई एरर नहीं है। आपका जो एरर है वो है सेकेंड पार्ट में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर मूव करेंगे। द करेक्ट स्पेलिंग इज, एनक्रिप्ट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? तो गाइज देखिए, ये जो आप के का यूज कर दिए हैं सी के बाद, ये बिल्कुल नहीं फॉलो किया जाता है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, मार्क द पार्ट विद द एरर। आपको फिर से एरर फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। Each cigarette which a person smokes does some harm and eventually you may get a serious disease from its effect। तो इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है। यहाँ एक नो एरर का भी होना चाहिए था ऑप्शन।
यहाँ एरर क्या बन सकता था वो मैं आपको बता देती हूँ। ईच सिगरेट, देखो ईच और एवरी जब भी आप किसी नाउन के साथ में यूज करते हो या ईच एवरी के साथ जो भी नाउन आता है वो नाउन हमेशा सिंगुलर आता है, ठीक है, और उस नाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी। तो ईच सिगरेट यहाँ पर ये सिंगुलर है, सिगरेट्स नहीं है, सिगरेट है, तो ठीक है। ईच सिगरेट विच, अब ये जो विच है ना ये सिगरेट के लिए है। विच अ पर्सन, जो पर्सन स्मोक्स, स्मोक्स है, यहाँ पर अगर स्मोक होता तो दिक्कत होती, स्मोक्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मोक्स, ये जो डज आया है, डज ये सिगरेट के लिए आया है, ठीक है। तो सिगरेट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी क्या हुई, सिंगुलर आई, तो दिक्कत नहीं है। सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट, में जो आपका है ये मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो गेट का यूज किया गया है, दिक्कत नहीं है। अ सीरियस डिजीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट, इसके इफेक्ट से बहुत ही गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, तो कोई भी एरर नहीं है। इतना आपको याद होना चाहिए कि ईच एंड एवरी के साथ में जो नाउन आता है वो सिंगुलर होगा, जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी। तो सिगरेट के लिए जो डज है वो यहाँ पर एकदम ठीक है, कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, These boxes are very heavy. They are full dash books. ये जो boxes है ये काफी हैवी हैं और ये जो है ये भरी हुई हैं। अब देखो यहाँ full के साथ में आपको कौन सा preposition, मैंने आपको बताया था कि preposition no doubt बहुत इंपॉर्टेंट है, तो full के साथ यहाँ क्या यूज करोगे, with, of, in या from, तो full of books हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अब आ जाते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका लिटरेचर का, विच इज राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्चन सोनेट। पेट्रार्चन सोनेट का राइम स्कीम क्या है? तो गाइस ये जो पेट्रार्चन सोनेट है इसकी उत्पत्ति हुई थी इटली में और इसको ये 14 लाइंस का सोनेट, तो वैसे 14 लाइंस का होता है, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आपका ऑक्टेव जो कि 8 लाइन का होता है, सेसेट जो 6 लाइन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑक्टेव का जो राइम स्कीम है वो है ए बी बी ए बी, ठीक है, और सेसेट का जो राइम स्कीम होता है वो होता है सी डी सी डी सी डी सी डी, ठीक है। और दोनों की बात यहाँ पर कर रहा है तो इन दोनों का जो राइम स्कीम हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी बी ए सी डी ई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेट्रार्चन सोनेट की उत्पत्ति इटली में हुई थी और इसको सबसे पहले यूज करने वाले पेट्रार्च थे, इसीलिए इसका नाम पेट्रार्चन सोनेट पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, मार्क द पार्ट विद द एरर। फिर से आपको एरर का क्वेश्चन यहाँ करना है। इट वॉज मीरा हु सजेस्टेड दैट यू बी द एंट्रेंस टू वेलकम ईच डेलीगेट ऑन देयर अराइवल। तो यहाँ क्या दिक्कत है, अब आपको फाइंड आउट करना है और आप बहुत अच्छे से अगर इस लाइन को पढ़ेंगे तो आपको एरर मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे। इट वॉज मीरा, देखो इट, जब भी हम सब्जेक्ट के प्लेस पर कोई भी नाउन या प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो वो हमेशा सब्जेक्टिव होगा। इट वॉज मीरा, मीरा सब्जेक्टिव है, इसलिए इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज किया गया है। हु सजेस्टेड, जिसने सजेस्ट किया, क्योंकि हम पास्ट में चल रहे हैं तो इसलिए वर्ब भी सब कुछ पास्ट में जाएगी। सजेस्टेड दैट यू, अब यू के साथ बी नहीं आएगा, यू के साथ सीधा बी नहीं आएगा। यू are the entrance, you were the entrance to welcome each delegate on their arrival। ये you के साथ यहाँ be का यूज नहीं करना है आपको, एरर आपका सेकेंड पार्ट में था, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following authors has written the lines to hit to ho a merry knot while greasy John doth keel the pot। ये किस पोएट ने ये लाइंस लिखी हुई हैं, किस ऑथर ने ये लाइंस लिखी हुई हैं? तो इसमें से देखिए नाम है आपका जॉन गाल्सवर्दी, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर। तो देखो जॉन गाल्सवर्दी नहीं है, इन्हें हम मानते हैं प्रॉब्लम प्लेस के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। जॉन मिल्टन भी नहीं है एंड विलियम वर्ड्सवर्थ भी नहीं है, इनको नेचर पोएट हम मानते हैं। एंड सेकंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर से ये लाइंस आपकी रिलेटेड है और ये क्वेश्चन आपका यूपीटीजीटी 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी? डेवन टू मोर, रसिया अमेरिका, पास्ट एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर। ये जो आपका है इसमें से कौन सा पोएम गाल्सवर्दी ने नहीं लिखा हुआ है? तो आपका यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर। ये एक पोएम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट,
Coxon is a character in Justice Macbeth Aeropagitica as you like it। तो ये जो कोकसन है ये जॉन गाल्सवर्दी का एक नाटक है जस्टिस, जिसमें ये सीनियर क्लर्क था। तो ये आपका कैरेक्टर रिलेटेड है जस्टिस से, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा जस्टिस। ठीक है, कोकसन क्या था, एक सीनियर क्लर्क था जस्टिस का। मैकबेथ ट्रेजेडी है, शेक्सपियर ने लिखा है। एरोपेजिटिका मिल्टन ने लिखा है। एज यू लाइक इट, एरोपेजिटिका एक स्पीच है जो कि मिल्टन ने लिखा है। एज यू लाइक इट शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट, A story in prose with a double meaning is popularly known as satire, irony, allegory या fable। तो ये जो एलिगरी है एक्चुअल में ये इसकी लाइंस में जो हिडन मीनिंग्स होती हैं, इसी की वजह से इसको हम एलिगरी बोलते हैं। तो अ स्टोरी इन प्रोज, कोई स्टोरी इन प्रोज मतलब जो गद्यांश हो, और विच अ डबल मीनिंग, जिसमें डबल मीनिंग्स हो यानी कि जिसमें दो दो मीनिंग्स हो, उसे कहते हैं एलिगरी। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following author has written the lines for fear of which here this thou is unbed or you were born was beauty summer stead। ये लाइंस किसने लिखा हुआ था? जॉन गाल्सवर्दी, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर या विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये लाइंस हमारी जो रिलेटेड है ये विलियम शेक्सपियर से हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है ये सोनेट नंबर 104 से लिया गया है शेक्सपियर के, जिसके बारे में, किसके बारे में शेक्सपियर ने लिखा था? शेक्सपियर ने अपने एक फ्रेंड के बारे में लिखा था जिनका नाम था W.H. द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। अपने फ्रेंड के बारे में इन्होंने ये सोनेट लिखा था और ये सोनेट नंबर आपका 104 है। ठीक है, नेक्स्ट, In which poem of Wordsworth does the line "Our birth is but a sleep and forgetting occur"? तो ये जो लाइंस हैं ये वर्ड्सवर्थ के किस पोएम से ली गई हैं? तो देखिए ये जो आपकी चारों यहाँ पर ऑप्शन हैं, ये चारों आपकी पोएम्स हैं जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ था। टिंटर्न अबे, द रिक्लूस, द प्रील्यूड एंड इमॉर्टैलिटी ऑड। लेकिन ये जो लाइंस हैं ये आपकी डी ऑप्शन से रिलेटेड है, इमॉर्टैलिटी ऑड। ठीक है, नेक्स्ट, In the classification of Shakespeare's play, which category does the Two Gentlemen of Verona come from? The early comedies, the mature comedies, the somber comedies and the last plays। किस जो है कॉमेडी से ये दोनों ये कैटेगरी आपकी रिलेटेड है? तो आपका ये जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, द अर्ली कॉमेडीज से द टू जेंटलमैन ऑफ वोरोना कम्स फ्रॉम द अर्ली कॉमेडीज। नेक्स्ट, द एप्पल वॉज टू सोर टू ईट। आपको इसे रिमूव करके यानी टू को रिमूव करके आपको सिंपल सेंटेंस में ये कन्वर्ट करना है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? द एप्पल वॉज वेरी सोर, द एप्पल वॉज एक्सट्रीमली सोर टू ईट, द एप्पल वॉज सो सोर दैट इट कैन नॉट बी ईटन, द एप्पल वॉज सो सोर दैट इट कुड नॉट बी ईटन। तो आपका देखो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऐसे में ये जो टू के साथ टू का पेयर बनता है सेंटेंस को नेगेटिव कर देता है, और इसे हमें रिमूव करके हमें क्या करना है? देखो अगर हम टू के जगह पर सो का यूज करें और इस टू की जगह पर हम सो का यूज करें और इस टू की जगह पर हम दैट का यूज करें तो ये एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, आपका यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन, द एप्पल वॉज, ठीक है, द एप्पल वॉज सो सोर दैट इट कैन नॉट बी ईटन। सी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर। इसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है, तो आपका करेक्ट पैसिव वॉइस इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? द गवर्नर वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, he was appointed by the president, he was appointed governor by the president, या none of the above। तो गाइज आप देख सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है दिस इज इन पास्ट टेंस। तो अगर पास्ट टेंस का हमें पैसिव वॉइस बनाना होता है तो हम was and were का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? was and were का यूज करना है। ठीक है, was and were के साथ में verb की थर्ड फॉर्म आती है। तो हमने देखा ये तीनों ऑप्शंस में है, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है हिम, और हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसे गया, और कुछ ना कुछ तो पैसिव वॉइस होगी। ही वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, क्या अपॉइंट किया गया उसके बारे में तो हमने जिक्र ही नहीं किया।
तो ये सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, हु नॉट लव हिज कंट्री, एवरीवन, इसको आपको असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। एवरीवन वुड लव हिज कंट्री, एवरीवन शुड लव हिज कंट्री, हार्डली एनीवन वुड लव हिज कंट्री, सम पीपल मे नॉट लव हिज कंट्री। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका देखो ऑब्लिगेशन, अगर ऑब्लिगेशन हमें यूज करना है तो हम शुड का यूज कर देंगे। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बाकी तीनों के हिसाब से ज्यादा करेक्ट लग रहा है, तो सी सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, एवरीवन शुड लव हिज कंट्री। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो, एवरीवन लव्स हिज कंट्री, एवरीवन लव्स हिज कंट्री। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो सकते थे, फिलहाल जो मैंने बोला वो है नहीं, तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, Why should they be blamed by you? ये आपका ऑलरेडी पैसिव में है, आपको इसे एक्टिव वॉइस इसकी जो है फाइंड आउट करनी है, तो कौन सी इसकी एक्टिव वॉइस होगी? Why should you blame them? Let you not blame them? Why you should not blame them? या none of the above? तो देखो यहाँ पर हमने क्वेश्चन वर्ड लिया है, दैट इज why, और इसके बाद हमें क्या करना है, हाँ, और इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज यू, तो हमने वाई के साथ में सीधा यू का यूज नहीं करेंगे ना। सबसे पहले हमें तो अपना हेल्पिंग वर्ब चाहिए जो कि हमारा शुड है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेने के बाद उसके बाद हम यू का यूज करेंगे। वाई शुड यू ब्लेम देम, तो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, जैक बार्थोविक इज अ कैरेक्टर इन द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जैसुलिन, द आइलैंड, फेरिसेस, द सिल्वर बॉक्स। तो आपका ये जो जैक बार्थोविक है, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द सिल्वर बॉक्स, रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच इज करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉन्टेम्प्टेबल या कार्पोरियल। तो आपका कौन सा करेक्ट जो है करेक्ट स्पेल्ट वर्ड है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, यहाँ देखो कॉर्पोरियल होना चाहिए, CO होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 26 क्वेश्चन पर आ गए हम। 7 लाइन एमियाबिक पेंटामीटर स्टेंजा राइमिंग ABA BBCC is called heroic couplet, tercet, rhyme royal या टर्जा रियामा। तो 7 लाइन एमियाबिक पेंटामीटर स्टेंजा राइमिंग जो है वो हम राइम रॉयल में यूज करते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, ऑफ एजुकेशन, एरोपेजिटिका, ऑन शेक्सपियर या अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। कौन सा जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। बाकी ये तीनों जो है जॉन मिल्टन ने लिखा था, और ये ऑन शेक्सपियर इनका सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो है प्रोज है, जो कि 1630 में इन्होंने इसको लिख करके पब्लिश किया था। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। वर्ड्सवर्थ ने ये जो बॉर्डर्स लिखा हुआ था ये किस कैटेगरी में आता है? प्रोज, ट्रेजेडी, एपिक, वर्से ट्रेजेडी या ऑड में? तो गाइज ये जो है आपका ये लिरिकल एक ट्रेजेडी है जिसको हम वर्से ट्रेजेडी भी बोल सकते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन। तो मिल्टन का ऑन शेक्सपियर पब्लिश हुआ था 1630 में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 1630 में इन्होंने शेक्सपियर के बारे में जो लिखा था ऑन शेक्सपियर, that was the prose, that was the biography and it was published in 1630. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, identify the error part in the following sentence, consider the 4 options comprising the complete sentence. Neither my brother nor my brother-in-law were able to help me in the work. तो आपको मुझे बताना है कि किस पार्ट में आपका एरर है। काफी बच्चे बताएंगे मैम फर्स्ट पार्ट में ही है, एन को कैपिटल कर दो। लो मैंने कर दिया, इसमें कोई एरर नहीं है। नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर इन लॉ। तो गाइज जब हम नीदर के साथ में कोई भी नाउन लेते हैं, दैट नाउन शुड बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, और नीदर के साथ अगर हमने कॉरेलेटिव कंजंक्शन यूज किया है दैट शुड बी नॉर ओनली। ठीक है, तो नीदर के साथ हमने नॉर लिया है। अब आपको एक
कॉन्सेप्ट यूज करना है कि नॉर के नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं, जो आगे वर्ब हमें यूज करनी होती है। तो हमने देखा कि ये जो हमारा ब्रदर इन लॉ है दैट इज सिंगुलर, तो आगे जो वर्ब होगी वो भी आपकी सिंगुलर होगी, तो इस वर्ब की जगह पर हमें क्या यूज करना था, वॉज यूज करना था। ये कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना होता है। सी ऑप्शन में आपका एरर था, यानी कि जब हम ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज करते हैं, तो हम और, नॉर और नॉट ओनली की नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वायरस डैश ग्रोइंग। इसमें क्या आपको फिल करना है, ये जो गैप है, टू, फ्रॉम, इन या फॉर। तो प्रिवेंट का मतलब होता है स्टॉप करना, और हम किसी चीज से स्टॉप करेंगे किसी को, है ना, तो प्रिवेंट के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन है आपका फ्रॉम। प्रिवेंट के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन है आपका फ्रॉम, तो यहां सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, among the following sentence which is not correctly punctuated, Ram the son of Dasarath killed Ravan। कौन सा करेक्टली नहीं पंक्चुएटेड है वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। मैन, ये इन्वर्टेड कॉमा में है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ही सैड ही इज अ पॉलिटिकल एनिमल। तो ये देखो, ये आपने स्टार्टिंग में डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, तो आपको लास्ट के एंड में भी आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना था, जो कि आपने किया नहीं है, तो ये इनकरेक्टली पंक्चुएटेड है। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में कौन सा स्टेटमेंट, अगर ऑटोबायोग्राफी की हम बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने, आप मुझे पढ़ करके आंसर करिए, ठीक है। चलिए, an autobiography can never be a connected narrative. An autobiography is the story of a person's life of a written by that person. Memoirs, जिसका मतलब होता है हिंदी में संस्मरण, जो हम किसी को याद करके लिखते हैं। Memoirs deals at least in part with public events and noted personages other than the author. Can autobiography is a record of author's life. Simulated autobiography is a device often used in the novel. तो देखो यहाँ आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? An autobiography can never be a connected narrative. Connected narrative नहीं हो सकता भैया। अगर हम ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं तो वो कनेक्टेड नैरेटिव है, मतलब जिसके बारे में लिखेंगे उसी के ही बारे में होगी, वो बातें उसी के बारे में होगी। तो ये स्टेटमेंट आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। Which of the following work of John Galsworthy puts forward John Galsworthy's idea on the drama? कौन सा जॉन गाल्सवर्दी का ऐसा ड्रामा है जो कि ऐसा वर्क है जो जॉन गाल्सवर्दी के नेक्स्ट ड्रामे में उनको जो है करता क्या, सपोर्ट करता है? जॉसेलिन, द आइलैंड फेरिस, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, इंग्लैंड टू फ्री मैन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जॉसेलिन, ठीक है। ये पहला नॉवेल हम जॉन गाल्सवर्दी का था। नेक्स्ट, choose one word from the options which describe the phrase most accurately. Incapable of being redeemed from evil and that is beyond correction. जो कि जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है, दैट इज इनकॉरिजिबल। इम्प्रेग्नेबल होता है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन। एंड इनइफेसिबल होता है, दैट कैन नॉट बी इरेस्ड। इंडेलिबल होता है, दैट इज ऑल्सो कैन नॉट बी इरेस्ड। तो आपका यहाँ पर केवल डी ऑप्शन है, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड इज इनकॉरिजिबल। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। और ये आपके सामने एक पैसेज है जिसमें कुछ ब्लैंक है, तो आपको ये फिल करना है। और आपके सामने ऑप्शंस होंगे कुछ, ये फर्स्ट ऑप्शन है 36 का। चलिए करते हैं। बिल्डिंग्स डू नॉट मेक डैश यूनिवर्सिटी एंड फुल स्टॉप। तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का है, वो वोवेल का नहीं है। तो हम जो फिल करेंगे यहाँ पर, यानी जो आर्टिकल हम यूज करेंगे, क्योंकि हमने किसी डेफिनेट यूनिवर्सिटी की बात नहीं की हुई है, तो हमें क्या यूज करना है यहाँ पर, हमें इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। और इनडेफिनेट आर्टिकल में भी हम यूज करेंगे आ का, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। सो बिल्डिंग्स डू नॉट मेक डैश यूनिवर्सिटी के सामने यूज करेंगे हम आ। इट इज द टीचर्स एंड डैश, ये टीचर्स एंड डैश एंड देयर परस्यूट ऑफ नॉलेज विद डैश द सोल ऑफ अ यूनिवर्सिटी। इट इज द टीचर्स एंड
अब आपको एंड के लिए सूटेबल कोई चाहिए यहाँ पर, एम्प्लॉइज, ऑफिसर्स, प्यूपिल्स, द वाइस चांसलर। वाइस चांसलर कुछ नहीं हो सकते हैं, ऑफिसर्स स्कूल्स में होते नहीं है और एम्प्लॉइज ऑफिसेज में होते हैं। स्कूल में केवल टीचर होते हैं और प्यूपिल होते हैं। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, इट इज द टीचर एंड प्यूपिल्स एंड देयर परस्यूट ऑफ नॉलेज विच डैश द सोल ऑफ अ यूनिवर्सिटी, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर 38 में आपका क्या होना चाहिए, मेक, फॉर्म्स, क्रिएट्स एंड मेक्स। तो गाइज आप एक चीज नोट करो कि अब यहां पर हमने दो दो सब्जेक्ट लिया, एक तो टीचर्स लिया है, दूसरा हमने प्यूपिल लिया है, दूसरा पहला टीचर दूसरा प्यूपिल लिया है। तो हमने जब दो दो नाउन्स को लिया है, इसका मतलब जो वर्ब आएगी आगे वो हम प्लूरल अपना यूज करेंगे। ये जो विच है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने से पहले नाउन के लिए यूज किया जाता है, और हमने इसके विच के पहले हमने दो दो नाउन यूज किया है, पहला टीचर और दूसरा क्या है, प्यूपिल है। तो दोनों नाउन क्या हो गए, मिलकर के प्लूरल हो गए। तो आगे जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होगी। अगर वर्ब हमें प्लूरल यूज करनी है तो ये तीनों आपके सिंगुलर हैं, फॉर्म्स, क्रिएट्स एंड मेक्स, तीनों सिंगुलर है। आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज मेक। मेक, विच मेक द सोल ऑफ अ यूनिवर्सिटी। The university is the sanctuary of the dash life of a country. The healthy roots of national life are to be found in the people. The university is the sanctuary of the dash life of a country. कंट्री के बाद फुल स्टॉप है, ठीक है। तो 39th में क्या होना चाहिए, सोशल, ह्यूमन, नेशनल या इंटेलेक्चुअल। अब देखो अगर हम स्कूल्स की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो इंटेलेक्चुअल ही होगा, सोशल नहीं होगा। बिल्कुल ये सोशल, ह्यूमन, नेशनल बिल्कुल रेलेवेंट ही नहीं है। तो यहाँ केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज द डी ऑप्शन, ठीक है। The university is the sanctuary of the intellectual life of a country. The healthy roots of national life are to be found in the people dash, in the people. Okay, ठीक है, ये फुल स्टॉप है। आगे देखिए आप, डैश आर द वेल स्प्रिंग्स ऑफ नेशनल अवेकनिंग। आप देख सकते हैं कि आर आया है इस लाइन में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आर का यूज किया हुआ है। दैट मीन्स कि जो भी सब्जेक्ट होगा इस ब्लैंक में हम फिल करेंगे वो भी प्लूरल होगा। तो 40 पे आते रहे, 40 पर आते हैं, क्या होना चाहिए। अब देखो हु का यूज हम करेंगे नहीं, वी, यू एंड दे हो सकता है। एक बार हम कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर पीपल की बात की गई है, पीपल, और पीपल क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हम यूज क्या करते हैं, जनरली दे का यूज करते हैं। तो यहां पर इस गैप में हमको दे फिल करना है। दे आर द वेल स्प्रिंग्स ऑफ नेशनल अवेकनिंग। दे आर, अब क्योंकि रिपीटेड है, देखो यहाँ भी दे है और यहाँ भी दे है, तो दोनों क्या है, दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर दे ही होना चाहिए। दे आर द स्पिरिट बिहाइंड रेवोल्यूशनरी डैश ऑफ सोसाइटी, फुल स्टॉप है ना, फुल स्टॉप है। तो 41 में क्या होना चाहिए, आइए चेक कर लेते हैं। 41 मोमेंट्स, मूवमेंट्स, अचीवमेंट्स या पीपल। तो आप बताओ मुझे, दे आर द स्पिरिट बिहाइंड रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी मूवमेंट होगा, मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट का मतलब होता है क्षण, ठीक है, द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द टाइम। बट यहाँ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट होगा, यानी कि प्रयास होगा। तो आपका यहाँ पर जो है अचीवमेंट्स, पीपल और मूवमेंट्स नहीं होगा, मूवमेंट्स हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है फिर से सेकेंड ऑप्शन। और अब आ जाते हैं हम, व्हेन वी गिवन एजुकेशंस, जब हमें हम एजुकेशंस देते हैं, वी स्टार्ट अ फर्मेंट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन ऑफ फर्स्ट। 42 में क्या हम फिल करेंगे बताइए, प्रिंसिपल्स, इश्यूज एंड क्वेश्चंस। अब देखो ये जो प्रिंसिपल है इसका मतलब होता है सिद्धांत, और फर्स्ट प्रिंसिपल जो कि स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं जिनको हम मेन कह सकते हैं, क्वेश्चंस नहीं होगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इश्यूज। और इश्यूज में आपके प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस सब आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी योर सेकंड ऑप्शन, इश्यूज हम फिल करेंगे। व्हेन वी गिवन एजुकेशंस वी स्टार्ट फर्मेंट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन ऑफ फर्स्ट इश्यूज, यानी कि जो पहला इश्यू होता है, जो पहला दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, उसके बारे में हम बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 42 हो जाएगा। 42 में आप क्या फिल करोगे, इश्यूज फिल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 42 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं 43rd पर।
Dash is a connected narrative of the author's life with some stress on introspection. तो इसमें क्या करोगे? बायोग्राफी जब हम किसी और के बारे में लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी जब हम अपनी कहानी खुद से लिखते हैं, और ट्रेवेलॉग जब हम यात्रा वृतांत करते हो। ट्रेवेलॉग का मतलब होता है यात्रा वृतांत, यानी कि जब हम किसी जर्नी के बारे में लिखते हैं, किसी के या अपनी जर्नी के बारे में लिखते हैं। और मेमोइर होता है संस्मरण, यानी कि किसी की याद में कुछ लिखा गया हो। तो बेटा यहाँ हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। डैश मेमोइर इज अ कनेक्टेड नैरेटिव ऑफ द ऑथर्स लाइफ, जो उसके अपने लाइफ से। मेमोइर कैन बी पर्सनल और इम्पर्सनल, मतलब फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है, किसी और के बारे में भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो होगा ऑथर्स लाइफ, मतलब किसी लेखक के लाइफ में, किसी लेखक की जीवन के बारे में अगर कुछ लिखा गया है तो उसे हम कहेंगे मेमोइर, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 44 पर आते हैं हम। The number of people applying for so large that the college had to stop issuing applications forms. तो ये इतने सारे जो है कॉलेज में लोग हो गए अप्लाई करने के लिए कि कॉलेज ने स्टॉप कर दिया इश्यू करना एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है। इतने लोग जो अप्लाई करने वाले हो गए। तो अब इस पार्ट में क्या एरर है, इस क्वेश्चन में क्या एरर है, लेट्स फाइंड आउट। द नंबर ऑफ पीपल, गाइस जब भी हम द नंबर का यूज करते हैं तो एक बात नोट कर लो कि द नंबर में हम अपना डेफिनिट नंबर की बात करते हैं, और इसलिए द नंबर के साथ में नाउन तो आप प्लूरल यूज कर लेते हो, लेकिन जो वर्ब आती है वो हमेशा आप सिंगुलर यूज करते हो, यानी कि इस वर्ब के प्लेस पर आपको वॉच का यूज करना था। बट अगर इसी प्लेस पर हमने आ नंबर ऑफ का यूज किया होता, तो आ नंबर ऑफ का यूज किया होता तो यहाँ पर वर्ब जो है आपका एकदम सही होता। द नंबर ऑफ के साथ में नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर होता है, आ नंबर ऑफ के साथ में नाउन प्लूरल एंड वर्ब भी आपकी प्लूरल होती है, ठीक है। इतनी बात, तो आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में एरर था। नेक्स्ट, टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री, यानी कि किसी को अपने देश से बाहर कर दिया जाए तो इंग्लिश में हम उसे कहते हैं एक्सपेट्रिएट करना, यानी कि देश निकाला कर देना, ठीक। ओके गाइस, तो 46th क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑन शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज अ रोमन प्ले। तो कौन सा शेक्सपियर का रोमन प्ले नहीं है गाइस? ये रोमन प्ले जो होता है ना, ये लव से रिलेटेड होता है, ठीक है। सो इसमें से जो आपका होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका हेमलेट। हेमलेट एक ट्रेजेडी है, सबसे लंबी ट्रेजेडी है, और इसमें कोई भी रोमांस बहुत ज्यादा नहीं है, है ना। हेमलेट की एक बिलव्ड थी जिनका नाम ओफिलिया था, और जिनकी जो कहानी है बस थोड़ी बहुत है, क्योंकि हेमलेट काफी ज्यादा जो है बहुत दुखी रहते थे पूरे प्ले में, क्योंकि उनकी माँ जो है उनके पिता के डेथ के तुरंत बाद ही शादी कर लेती है इनके अंकल से। तो इसलिए पूरा जो प्ले है ये काफी ट्रेजेडी वाला प्ले है, मतलब बहुत ही ट्रेजेडी है इसमें, और ये बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते हो कि ये रोमन प्ले है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। बाकी ये सारे जो है एंटनी क्लियोपाट्रा, जूलियस सीजर, कोरियोलेनस, ये सब आपका जो है ये रोमन प्ले है, इसमें लव बेस्ड सारे जो है थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी होता है जो कि गांव विलेजेस से रिलेटेड होता है, तो इसमें से कौन सा पेस्टोरल एलिजी है? देखिए इसमें बात करूं, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ था, ये पूरा जो है ये एलिजी आप इसे नहीं कह सकते हो, ये एलिजी नहीं है, और ये बिल्कुल भी पेस्टोरल नहीं है। पेस्टोरल एलिजी कई बार क्वेश्चन भी पूछा है। लिसिडस आपका पेस्टोरल एलिजी है, दैट इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो ये लिसिडस बहुत बार पूछा गया है, दिस इज अ पेस्टोरल एलिजी, ठीक है। नेक्स्ट, a factual account of a person's life examining all available information and text relevant to the subject is called biography, autobiography, memoir and ode and elegy। तो बायोग्राफी देखो बेसिकली क्या होता है कि बायोग्राफी जो होता है वो किसी के बारे में लिखा जाता है, किसी की आत्मकथा अगर कोई और लिख रहा है, सेकंड पर्सन लिख रहा है, तो उसे कहते हैं बायोग्राफी। अगर अपने हाथ से अपनी कहानी लिख रहे हो तो होता है ऑटोबायोग्राफी। यहाँ पर ये जो होगा आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेमोइर फिर से मैं बता देती हूँ कि मेमोइर क्या होता है? संस्मरण होता है, किसी की कहानी को लिखना, किसी को याद करके किसी की कहानी को लिखना, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? पेट्रीफैक्शन मतलब होता है बर्बाद हो जाना, खराब हो जाना। पेट्रिफिकेशन का मतलब होता है, सॉरी, प्यूट्रिफिकेशन का मतलब होता है खराब हो जाना, ठीक है।
कॉन्वेलेसेंस यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई रिकवरी कर रहा है धीरे धीरे इलनेस से, बीमारी से, तो उसे हम कहते हैं कॉन्वेलेसेंस। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पेनेसिया का मतलब होता है रामबाण, ऐसा कोई दवा जो पूरे रोगों का इलाज करे। नेक्स्ट 50th क्वेश्चन पर आ गए हम। द करेक्ट स्पेलिंग इज डिफरेंशियल। डिफरेंशियल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ठीक है, तो डिफरेंशियल की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है आपका लास्ट ऑप्शन डिफरेंशियल। ठीक है, ये लास्ट में आपको TIAL का यूज करना होता है और डबल F होता है, सिंगल F नहीं होता है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। ही गेव मी मच टू पेन I shall go just now. He always gets success since hardly works. I shall be only too glad to you. तो ये guys too glad to you, तो ये तो नेगेटिव हो जाता है। He always gets success since hardly works. ठीक है, he gave me too much to pain। देखो ये जो much to होता है ना, इसके बारे में जान लो। ये जो much to है ये एडवर्ब है, ये much to एडवर्ब है और इसे यूज करेंगे हमेशा हम एडजेक्टिव के साथ में। ठीक है, एडजेक्टिव के साथ में। और ये जो too much होता है, ये जो टू मच है ये आपका एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है और इसे यूज करेंगे हम किसी नाउन के लिए। हम किसी नाउन के लिए टू मच यूज करते हैं, बट एडजेक्टिव के लिए हम मच टू का यूज करते हैं। अगर बात करूं मैं पेन की, तो पेन नाउन है, इसकी वजह से यहां पर होना चाहिए टू मच। तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी आपका जो है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन भी यहां से एलिमिनेट हो जाता है। आई शैल गो जस्ट नाउ, बिल्कुल अभी मैं चला जाऊंगा, तो यहां पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट सेंटेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट, हु कॉल्ड शेक्सपियर अ जॉन फैक्टोटम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। किसने शेक्सपियर के बारे में कहा कि ये जो है ये हर किसी भी जॉनर में इनको कुछ भी लिखने को कह दो तो ये पूरे जो है पूरी तल्लीनता के साथ में लिख देंगे और हर एक चीज में बहुत अग्रणी काइंड ऑफ पर्सन है, ये बहुत एफिशिएंट है ना, किसी भी जॉनर में ये कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये शेक्सपियर के बारे में लिखा हुआ था रॉबर्ट ग्रीने ने। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रेनेसा हैड इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर। ये जो रेनेसा का फुल इम्पैक्ट कब हुआ? देखो, रेनेसा का फुल इम्पैक्ट हुआ कुस्तुंतनिया के पतन के बाद में, यानी 1453 में, बट ये फुल इम्पैक्ट में आया 16th सेंचुरी में। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ नॉवेलेट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी? द फ्रीलैंड्स, जैसोलिन, द फॉरेस्ट सागा, नन ऑफ द अबव। तो आपका ये जो पहला नॉवेल था वो था जैसोलिन और यहां पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मालती इज फेड अप डैश द वेदर। फेड अप के साथ में हमेशा करेक्ट आपका प्रेपोजिशन यूज किया जाता है विद, तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दीज काइंड्स ऑफ apparel seems to be expensive but it is relatively affordable to maintain। तो आपको बताना है किस पार्ट में आपका एरर है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। दीज काइंड ऑफ apparel, तो ये आपने जो यहां पर, इसको हम एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो दीज के साथ, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो जो भी नाउन आप यूज करोगे वो नाउन आपका प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, सो आपने अगर दीज बोला तो दीज के साथ जो भी नाउन होगा वो प्लूरल होगा। सो दीज काइंड्स आप यूज करोगे, यहाँ पर काइंड आपका यहाँ पर एरर है, तो फर्स्ट पार्ट में आपका एरर था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में एरर था। सीम्स टू बी एक्सपेंसिव, ये एपरल की बात आपने की है, एपरल की बात की है। ठीक है, तो अप्रैल आपका सिंगुलर है तो सीम्स एकदम सही है, बट इट इज रिलेटिवली। जब भी आप रिलेटिवली का यूज करेंगे तो कोई भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं आनी चाहिए, यानी मोर का यूज बिल्कुल नहीं करना है। रिलेटिवली अफोर्डेबल टू मेंटेन, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गाइज यहां पर जो आपका एरर था वो फर्स्ट पार्ट में था। नेक्स्ट, द करेक्ट स्पेलिंग इज, डिसर्नमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? चलिए तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है? डिसर्नमेंट, यहां ME होना चाहिए था। ठीक है, ये डबल सी बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये डबल सी बिल्कुल भी नहीं होगा। एक सेकेंड, तो आपका करेक्ट स्पेलिंग क्या है? आपका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा डिसर्नमेंट का DISCERNMENT। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी?
कौन सा इसमें से जॉन गाल्सवर्दी ने नहीं लिखा है? स्वॉन सॉन्ग, द थॉर्न, द सेंट प्रोग्रेस, द फ्लावरिंग विल्डरनेस। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा द थॉर्न। ये जो द थॉर्न है, दिस इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। बाकी सब जॉन गाल्सवर्दी की सारी पोएम्स हैं, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द थॉर्न। Next, lap me in soft Lydian airs, married to immortal words, such as the meeting soul may pierce in notes which may in winding bout. The above lines appears in El Pansarso, Lycidas song from Erectus या एल एलिग्रो। तो आपका ये जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, ये लाइंस आपकी एल एलिग्रो से ली गई हैं। एल एलिग्रो का मतलब होता है द हैप्पीएस्ट मैन, और इसी का ऑपोजिट ये जो है एल पेंसेरसो, इसका मतलब होता है द मेलनकॉली मैन। बट ये जो लाइंस हैं दिस इज रिलेटेड टू एल एलिग्रो। सो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following statement about lyric form of poetry is not true? लिरिक के बारे में अगर हम बात करें तो कौन सा ट्रू नहीं है? तो आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन से आप यहाँ पता कर सकते हैं, अ लिरिक कंटेन्स 14 लाइन्स, जो कि गलत है। सोनेट कंटेन्स 40 लाइन्स, है ना, 14 लाइन्स। तो आपका यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यही जो है आपका बिल्कुल भी गलत है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि विच इज नॉट ट्रू, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी चीजें हम एक बार देख लेते हैं। इट यूजुअली एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ अ सिंगल स्पीकर, बिल्कुल सही है। लिरिक्स से हम अपने थॉट्स को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। द ग्रीक्स आइडेंटिफाइड द लिरिक एज अ सॉन्ग रेंडर्ड टू द अकम्पनीमेंट ऑफ लिरी, ये भी सही है, ठीक है। इसका ग्रीक से लिरिक वर्ड आपका आया था। अ लिरिक पोएम मे बी अ ब्रीफ एक्सप्रेशन ऑफ अ मूड, ये भी सही है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, एवरीबडी जॉइंस हैंड्स एंड डांसेस राउंड। तो ये जो राउंड है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बतानी है, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव या वर्ब। तो गाइज देखो ये जो राउंड है ना, इट कैन बी नाउन, इट कैन बी एन एडजेक्टिव, इट कैन बी एन एडवर्ब। बट आप एडवर्ब कैसे कर सकते हो, एडवर्ब कैसे हो सकता है? अगर वर्ब को कोई वर्ड क्वालिफाई कर रहा है तो वो क्या है, वो एडवर्ब है। तो ये तो नाउन होने से रहा, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। डांसेस राउंड मतलब वो चारों तरफ डांस कर रहे हो। डांसेस क्या है, डांसेस आपका वर्ब है, और वर्ब में मीनिंग ऐड करेगा तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। डांसेस राउंड, तो राउंड यहाँ पर क्या है, एन एडवर्ब। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। द टर्म कार्पे डीम मीन्स, ये देखो ये ग्लॉसरी ऑफ द लिटरेचर से ये क्वेश्चन है। कार्पे डीम का मतलब होता है सीज ऑफ द डे, ठीक है। मतलब अब जो है इसका मतलब होता है कि दिन अब ढलने वाला है, दिन अब ढलने वाला है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्पे डीम मतलब होता है सीज ऑफ द डे। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, मतलब अब दिन ढलने वाला है तो जो यूथ है उसको काफी उसका बेनिफिट लो, है ना, उसका बेनिफिट लो, अदरवाइज उसकी एज क्या हो जाएगी, वो चली जाएगी, तो वो किसी काम का नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो सीज ऑफ द डे यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following statement is not correct about biography? बायोग्राफी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? It is the history of a particular man's lips. The name biography now connotes a relatively person's life. It involves the attempt to set forth character, temperament, and milieu as well as subjects, activities, and experience. Biography is a later day genre, and we find biographies in 20th century only. अब देखो ये जो डी ऑप्शन कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि बायोग्राफी जो है ये हमारा 20th सेंचुरी में आया, अस्तित्व में आया, 20th सेंचुरी में आया। जबकि ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि बायोग्राफी जो है ये एलिजाबेथन एज से पहले का फेमस हुआ है, ठीक है। बायोग्राफी ये जो टर्म है, जो जॉनर है, ये एलिजाबेथन एज के पहले का है। और सबसे पहला जो बायोग्राफर है, सबसे पहली बायोग्राफी जिन्होंने लिखी थी, निकोलस रो ने लिखी हुई थी। शेक्सपियर के सबसे पहले बायोग्राफर निकोलस रो ही थे। तो ये हम नहीं कह सकते कि 20th सेंचुरी में ही बायोग्राफी हमारा डेवलप हुआ। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सही हो जाएगा। दिस इज नॉट द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, choose one word from the options which describe the phrase most accurately. The art of making fireworks. Fireworks
को बनाना क्या, मतलब इस आर्ट को क्या बोलते हैं? पायरोटेक्निक्स, न्यूमिस्मेटिक्स या फायरोमेटिक्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फायरोमेटिक्स। ठीक है, सी ऑप्शन, मतलब फायर करने वाले टेक्निक को या फायर बनाने वाले टेक्निक को क्या बोला जाता है? फायरोमेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कॉइन्स को हम न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मार्क द पार्ट विद द एरर। One must grab advantage of opportunities to talk with the native speakers if you want to improve one's English। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन में एरर पूछ रहा है और हमने जो सब्जेक्ट फर्स्ट लाइन में यूज कर रखा है दैट इज वन। ये जो वन है दिस इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इस प्रोनाउन के लिए जो पोजेसिव फॉर्म यूज हम करते हैं दैट इज ऑलवेज यू वंस। जो पोजेसिव फॉर्म हम यूज करते हैं वन के लिए वो हमेशा वंस ही होता है। ठीक है, वन मस्ट ग्रैब एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स इफ वन वांट टू इम्प्रूव वंस इंग्लिश। तो यहां पर सी पार्ट में आपका एरर था। ठीक है, मर्डर ऑफ अ ब्रदर को इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, तो बताइए क्या बोलेंगे? होमिसाइड, इन्फेंटिसाइड, फ्रैक्ट्रीसाइड या सोरोसीसाइड? तो सोरोसीसाइड होता है किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, फ्रैक्ट्रीसाइड होता है किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। तो सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इन्फेंटिसाइड होता है किलिंग ऑफ अ इन्फेंट यानी कि छोटे बच्चे का मर्डर करना। ठीक है, होमिसाइड होता है किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं बल्कि आपका यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मर्डर ऑफ अ ब्रदर इज फ्रैक्ट्रीसाइड। ठीक है, नेक्स्ट, द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कॉन्सोनेंटल। कॉन्सोनेंटल की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी बताइए? देखिए यहां पर CEN नहीं होगा, है ना, कॉन्सो, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यहां पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कॉन्सोनेंटल। ठीक है, नेक्स्ट, वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी डैश सेवरल पार्ट्स। प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी को हम डिवाइड करेंगे। अब देखो यहां अगर ह्यूमन बींग्स का नाम होता, लोगों का नाम होता तो अमंग का यूज करते, बट हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड करने को बोला तो हम यूज करेंगे इनटू। ठीक है, इनटू का यूज करेंगे। इस प्रॉपर्टी को इतने हिस्सों में क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट मंथ। मैंने उसे लास्ट मंथ से नहीं देखा है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट पीरियड ऑफ टाइम, जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं देन वी यूज फॉर, हम पीरियड ऑफ टाइम के साथ में फॉर का यूज करते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम, द मोमेंट व्हेन वी स्टार्ट आवर एक्शन, उस टाइम की बात करें जिस समय हमने अपने एक्शन को स्टार्ट किया, तो उस समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। तो लास्ट मंथ ये स्टार्टिंग है, लास्ट मंथ से नहीं देखा हमने उसे, तो हम यहाँ यूज करेंगे सिंस का। ठीक है, नेक्स्ट, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट डैश एनी एक्सक्यूजेस इन और फॉर या टू। तो एडमिट के साथ, एडमिट का यहाँ मतलब ये नहीं होगा कि भर्ती कर लेना, एडमिट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। सो योर बिहेवियर, जो भी आपका बर्ताव है, डज नॉट एडमिट टू एक्सक्यूजेस। नेक्स्ट, फाइंड आउट करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। बट वन थिंग हाउ एवर हैज नॉट चेंज्ड, यू शुड एक्ट लाइक मी। If you do not work hard, you cannot succeed. I will wait here until you come back. मैं तब तक आपका वेट करूंगा जब तक आप वापस नहीं आ जाते हो। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, जब तक आप काम नहीं सही से करोगे तब तक आप सक्सेस नहीं होगे। यू शुड एक्ट लाइक मी, तुम्हें मेरी तरह काम करना चाहिए। बट वन थिंग हाउ एवर हैज नॉट चेंज्ड, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ फेबल इज ऑल्सो कार्ड। फेबल क्या होता है? फेबल बच्चों की कहानियां होती हैं। अ मोरल स्टोरी ऑफ फॉर किड्स, मोरल स्टोरी फॉर किड्स इज नोन एज फेबल। तो पैरेबल इसको हम बोल सकते हैं, जो हमारा फेबल होता है दैट इज नोन एज पैरेबल। ठीक है, नेक्स्ट, शेक्सपियर्स प्ले लव्स लेबर्स लॉस्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द कॉमेडी ऑफ आइडियाज, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, द प्रॉब्लम प्ले, रोमांटिक कॉमेडी। तो ये जो लव्स लेबर्स लॉस्ट है, दिस इज अ रोमांटिक कॉमेडी बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर का ये रोमांटिक कॉमेडी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर हम 74 पर। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स आई नो फॉर हिज एपिग्रामेटिक प्रो स्टाइल। तो कौन सा ऐसा जो है राइटर है जो अपने एपिग्रामेटिक स्टाइल की वजह से काफी फेमस है? तो आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेकन। बेकन अपने स्टाइल के लिए काफी ज्यादा फेमस थे। नेक्स्ट, द करेक्ट स्पेलिंग इज,
प्लफी, 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 प्लफी। तो बेटा ये डी और सी तो बिल्कुल आपके रॉन्ग हैं, और ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये दोनों आपके करेक्ट है। प्लफी भी होता है और प्लपी भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आई ब्रोक दिस ग्लास डैश एक्सीडेंट, एट, बाई, इन, ऑफ। तो बाई एक्सीडेंट होता है, अगर अचानक से कोई चीज हो जाता है तो बाई एक्सीडेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द लाइन thy soul was like a star and dwelt apart appears in London 1802, the Dynasts, the unchangeable, a consolation। तो ये जो आपने ये लाइंस आप देख रहे हो ये कब की है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, लंदन 1802, है ना। नेक्स्ट, the line they also serve who only stand and wait occurs in which of the following poems। ये जो लाइंस आप देख रहे हो ये बहुत फेमस है, जो बच्चे 11th और 12th के थे वो भी इस लाइन को पढ़ के इसका आंसर कर सकते हैं। दिस लाइन्स इज रिलेटेड टू जॉन मिल्टन, एंड जॉन मिल्टन ने जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा हुआ था उसमें ये लाइन्स हैं कि वो इंसान भी भगवान की पूजा करता है जो बैठ करके अपने जो है अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करता है कि कब भगवान उसे कुछ काम देंगे और वो करेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन, ठीक है। दिस लाइन्स इज रिलेटेड टू ऑन हिज ब्लाइंडनेस। हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन। तो किसने विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन बोला था? एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टाइलर कॉलरिज ने उनको बोला था एवर एंड्यूरिंग मैन। नेक्स्ट, इट वॉज वेरी जेनरस डैश यू टू ऑफर टू हेल्प मी। तो वेरी जेनरस, जेनरस के साथ जो प्रेपोजिशन फॉलो करते हो, जेनरस के साथ प्रेपोजिशन हो जाता है आपका ऑफ। इट इज वेरी जेनरस ऑफ यू टू ऑफर हेल्प मी। नेक्स्ट, thou hadst voice whose sound was like the sea, pure as the naked heavens, majestic, free. The above lines were written for John Galsworthy, William Shakespeare, John Milton या William Wordsworth। So ये जो thou hadst voice whose sound was like the sea, ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। ये जो लाइन्स है, ये जो पोएम्स हैं, ये जो पोएम है, ये दिस इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ था। ये किसके लिए लिखा था? ये जॉन मिल्टन के लिए लिखा था, ठीक है। ये जो लाइंस हैं आप देख रहे हो ये तो जॉन वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, सॉरी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, बट ये लिखा किसके लिए था? ये जॉन मिल्टन के लिए लिखा था। तो यहां पर आपने देखा कि इस लाइंस में लिखा हुआ है द एबव लाइंस आर रिटन फॉर। रिटन अगर होता तो आप विलियम वर्ड्सवर्थ लगाते, बट यहां लिखा हुआ है रिटन फॉर, किसके लिए लिखा गया है? तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जॉन मिल्टन के लिए लिखा गया था, ठीक है। और किसने लिखा था? वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ था। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनऑगरेशन। इनऑगरेशन का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? एंगर विथ सरप्राइज, डाइवर्जन, डिस्गस्ट एंड डिग्निटी। तो इनऑगरेशन का जो मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा डिग्निटी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, देयर वॉज अ ग्रेट राउंड ऑफ एप्लॉज, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब। तो राउंड ऑफ एप्लॉज, ग्रेट आपका क्या है? ग्रेट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? ग्रेट आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करेगा? सॉरी, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा नाउन को। तो गाइस ये जो राउंड है ये आपका यहाँ पर क्या है? नाउन है, ठीक है। और ऑफ प्रेपोजिशन है, अप्लॉज क्या है? ये भी नाउन है, ठीक है। बाकी तो आप सब जानते हैं। नेक्स्ट, a dramatic monologue is a type of poem that contains a single speaker talking to himself। क्या स्पीकर अपने आप से बात करता है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स होते हैं, या several speakers talking on one subject, बहुत सारे स्पीकर्स एक सब्जेक्ट पर बात करते हैं। one imaginary speaker talking to an imaginary audience। तो एक कोई इमेजिनरी ऑडियंस से अपनी बात को शेयर करता है तो उसे हम कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। एक कोई स्पीकर अपने बातों को जो है अपने इमेजिनरी ऑडियंस से क्या करता है? शेयर करता है। नेक्स्ट, आई डैश बी देयर सिचुएशन डैश बी डिफरेंट। तो इस बी में आपको वर्ब फिल करना है, क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए बताइए, आई हैड बीन देयर सिचुएशन वॉज डिफरेंट,
I was there, situation was different. Had I been there, situation would have been different. तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है। अगर आपने फर्स्ट क्लॉज में यानी कंडीशनल क्लॉज में अगर आपने पास्ट परफेक्ट का यूज किया हुआ है तो आपकी रिजल्ट क्लॉज में क्या हो जाएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। और क्योंकि हम कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर मैं वहां होता तो सिचुएशन कुछ अलग ही होता, तो यहाँ कंडीशन फॉलो किया गया है। तो ऐसे में ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है दैट कैन बी सेड अ कंडीशनल क्लॉज। तो कंडीशनल क्लॉज में यू शुड हैव टू यूज देयर past perfect and the result clause will be in would have plus verbs third form। ठीक है, next, the boss wanted to know dash done the job। तो बॉस जानना चाहता है dash done the job कि how I had that, how had I, how would I have या how had I, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप बताओ, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, अगर ये स्टेटमेंट है तो हम सब्जेक्ट के पहले वर्ब का यूज नहीं करेंगे। तो कहाँ कहाँ किया है, देखो यहाँ किया है, सी ऑप्शन में किया है तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ सी और डी दोनों में किया है तो दोनों रॉन्ग है। ठीक है, बी में किया है तो ये भी रॉन्ग हो गया फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि जब स्टेटमेंट हमारा असर्टिव है तो हम नहीं यूज करेंगे, इंटेरोगेटिव फॉर्म बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप कभी सब्जेक्ट के पहले वर्ब का यूज नहीं करोगे क्योंकि स्टेटमेंट क्या है, असर्टिव। इस बात को नोट करो, कई बार ये क्वेश्चंस आप लोगों से गलत भी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा इस पे फोकस करके बोल रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम 87 क्वेश्चन पर। 15 माइल्स आर लॉन्ग वे टू वॉक, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर 15 माइल्स की बात की गई है। गाइस, जब हम 15 माइल्स को अलग अलग ब्रेक करके एंड के साथ कनेक्ट किए होते तब हम वर्ब वहां पर प्लूरल यूज करते, बट हमने एक यूनिट इसका मान लिया कि 15 माइल्स, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर। यूनिट इज ऑलवेज अ सिंगुलर, यूनिट इज ऑलवेज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो अगर ये सिंगुलर है ना तो यहाँ पर इज का यूज करना है, आर नहीं, मतलब यूनिट के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट, as a dramatist, John Galsworthy belongs to the romantic tradition, psychological tradition, school realist tradition of Jones and Penero या tradition of Edward Bond। तो आपका जो यहाँ करेक्ट ऑप्शन देखो, वो रोमांटिक नहीं, रोमांटिक से बिल्कुल बिलोंग नहीं करते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन नहीं होगा, रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पिनेरो, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, what is the grammatical status of underlined word in the following sentence? Vasco da Gama was the first to round the Cape of Good Hope। तो आपको ये राउंड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। इस राउंड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब। तो गाइस देखो, मैंने बताया कि टू के साथ अगर कोई नाउन आता है तो टू आपका प्रेपोजिशन हो जाएगा, बट यहाँ ये जो टू है ना, ये इन्फिनिटिव है। और इन्फिनिटिव बनते कैसे हैं, इन्फिनिटिव बनते हैं 2 + V1 से। ठीक है, तो ये जो राउंड है ये नाउन नहीं है, ये क्या है, ये यहाँ पर आपका वर्ब है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ क्लोजेट ड्रामा। देखो, हमें पता है कि ड्रामा is a prose which has some dialogues and that is presented on a stage, जहाँ कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हम प्रेजेंट करते हैं स्टेज पर, है ना, कुछ डायलॉग्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। बट अगर हम बात करें क्लोजेट ड्रामा की ना, तो क्लोजेट ड्रामा होता है जो पढ़ने के लिए लिखा जाता है ना, उसे परफॉर्म नहीं किया जाता है, उसे पढ़ने के लिए लिखा जाता है, परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है क्लोजेट ड्रामा को लेकर के। तो देखो यहाँ पर देखा, इट डील्स विद द जेंटलमैन एंड लेडीज लिविंग इन अ पॉलिश्ड सोसाइटी, बिल्कुल नहीं। अ क्लोजेट ड्रामा इज इंटेंडेड टू बी रीड, जिसको पढ़ने के लिए लिखा जाता है, रादर देन टू बी स्टेज्ड इन अ थिएटर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, गॉथिक नॉवेल, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। द प्रोज गॉथिक नॉवेल डिनोट्स, गॉथिक नॉवेल की हम बात करें तो इट्स अ काइंड ऑफ नॉवेल विच हैज सम टेरर एंड हॉरर, मतलब एक ऐसा नॉवेल जिसमें डर भरा पड़ा हो, पूरा डर से भरा पड़ा हो, तो उसे हम कहते हैं गॉथिक नॉवेल। तो यहाँ देखो, फिक्शन विद एक्सोटिक सेटिंग, अ नॉवेल फुल विद मिस्ट्रीज इन मॉडर्न एज। तो आपका यहाँ जो करेक्ट होगा, एक सेकेंड, अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज बीन सेट इन द मिडिल एज एंड ऑफन सफिसेड विद ग्लूमी कैसल, है ना।
तो हाँ बिल्कुल यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्लूमी कैसल में होता है यानी पूरा डर से, पूरा मिस्ट्री से, पूरा हॉरर एंड टेरर से भरा हुआ जो नॉवेल होता है उसे हम कहते हैं गॉथिक नॉवेल। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड आउट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एम्पल। एम्पल का एंटोनिम हो जाएगा स्कार्सिटी, स्केर्सिटी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, स्केर्सिटी हो जाएगा, मतलब कमी। बाकी इनफ, सफिशिएंट एंड मीगर इन दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे एम्पल के। एम्पल का मतलब होता है अधिक, ठीक है, प्रचुर। नेक्स्ट, find out appropriate transformed exclamatory sentence of the following assertive sentence. What merry time they had this night. आपको देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको लास्ट में क्या करना होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना होता है। आपने फर्स्ट ऑप्शन में किया नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन गया। What a merry time we have this night. What a merry time we had of it last night. तो बिल्कुल ये भी नहीं करेक्ट है। Have it last night ये भी इनकरेक्ट है। आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज द सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, In the first folio edition of Shakespeare, drama which play was omitted. मतलब शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में कौन सा ड्रामा शेक्सपियर का इंक्लूडेड नहीं है? मैकबेथ, अमिट्स पर्सिलेस, मिडसमर नाइट्स ड्रीम या टीटस एल्ड्रोनिकस। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पर्सिलेस। पर्सिलेस जो है वो आपके शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में नहीं शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट, My views may be different dash yours, but you should not be indifferent dash your interest. Fill in the blanks with appropriate prepositions from to from या to। तो आपको एक बात पता है कि डिफरेंट के साथ में हम preposition जो है, जो फिक्स है हमारा, वो है from। डिफरेंट के साथ में हम फिक्स preposition यूज करते हैं from, लेकिन इनडिफरेंट के साथ में हमेशा to का यूज किया जाता है, indifferent to एंड डिफरेंट from। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, We did not get home dash 2 AM। तो आपको पता है कि जब हम प्रिसाइज टाइम की बात करते हैं, जब हम फिक्स टाइम की बात करते हैं, जब हम सर्टेन टाइम की बात करते हैं, हमेशा प्रेपोजिशन हम एट का यूज करते हैं। तो वी डिड नॉट गेट होम एट 2 AM, यहां पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, The Forestay saga is the Forestay belongs to a countryside family, a typical city family, the family of imaginary islanders या none of the above। तो यहाँ पर आपका देखो Forestay saga है और इसके जो कैरेक्टर्स हैं ये बिलोंग करते हैं टिपिकल सिटी फैमिली से। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following statement is not correct about autobiography? It is written by a great author on the life of a fellow author। और आपको देखो करेक्ट बताना कि कौन सा करेक्ट है। तो आपको पता है कि ऑटोबायोग्राफी होता है जो राइटर अपने बारे में लिखता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन एकदम गलत है। इट इज रिटर्न बाय अ स्कॉलर ऑन द लाइफ ऑफ अ फेलो स्कॉलर। तो ये सेकंड भी आपका रॉन्ग है। इट इज अ मेमोयर। इट कैन बी मेमोयर और कैन नॉट बी। मेमोयर हमेशा जो है आपका वो ऑटोबायोग्राफी हो, ये पॉसिबल नहीं है और ऐसा कुछ मतलब ये कंपल्सरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है। तो सेकंड, ये थर्ड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। The first fully developed autobiography is also the most influential, The Confession of Saint Augustine, written in फोर्थ सेंचुरी। देखो फर्स्ट जो ऑटोबायोग्राफर थे वो हमारे सेंट ऑगस्टाइन थे। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, Falder is a character in which of the following plays by John Galsworthy। Falder जो कैरेक्टर ये गाल्सवर्दी के किस प्लेज से रिलेटेड है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिल्वर बॉक्स। ठीक है, सिल्वर बॉक्स। नेक्स्ट, Which of the following of the speech do we see in the following expression? Alone, alone, all alone, alone on a wide sea। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एसोनेंस, एलिट्रेशन, मेटोनिमी या पन? तो गाइज यहां देखो, जब हम किसी एक कॉन्सोनेंट वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं तो आपकी फिगर ऑफ स्पीच वहां होती है एलिट्रेशन। लेकिन जब कोई वॉवेल साउंड बार बार रिपीट होता है तो फिगर ऑफ स्पीच होती है एसोनेंस। जब कोई नाम के बदले दूसरा नाम यूज किया जाता है तब हम यूज करते हैं मेटोनिमी का। और पन क्या होता है कि एक ही शब्द हो लेकिन वो बहुत मैजिकल हो, वो कई मीनिंग्स को कन्वे कर रहा हो, तब आप यूज करते हो पन का, यानी वहां आपकी फिगर ऑफ स्पीच होती है पन। ठीक है, नेक्स्ट, Any short composition in prose that undertake to discuss a matter, express point of view, persuades us to accept a thesis on any subject or simply entertain is क्या होता है? मतलब any short composition, कोई short composition हो
एंड इन प्रोज दैट अंडरटेक टू डिस्कस अ मैटर, जिसमें कुछ मैटर का डिस्कशन हो, एक्सप्रेशन किसी पॉइंट ऑफ व्यू का कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो, कोई थीसिस हो, किसी सब्जेक्ट के बारे में लिखा गया हो, तो इसे क्या बोला जाता है? यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखो यहाँ कुछ ऐसा व्यू नहीं बताया गया कि वो ऑटोबायोग्राफी हो, वो एस्से हो या बायोग्राफी हो, यहाँ आपका हो जाएगा ऑड। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द करेक्ट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड, अपोजिट का करेक्ट मीनिंग क्या होता है? तो गाइज ये ऑपोजिट वाला नहीं है वर्ड, यहाँ आपका करेक्ट इसका हो जाएगा सिनोनिम सूटेबल। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट। Okay guys, so next question पर आते हैं। Some statements have been given here for tragedy, find out correct statement। तो tragedy के बारे में कुछ यहाँ statement दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन सा इसमें से correct है। ठीक है, और आपके सामने नीचे कुछ options हैं, तो उसमें से आपको select करना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो tragedy है ना, ये ट्रेजेडी में आपका जो हीरो होता है प्ले का, वो खुद उसके क्लाइमैक्स में उसका पतन हो जाता है। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे ट्रेजिक फ्लॉ होते हैं कि जिसकी वजह से लास्ट में उसका पतन हो जाता है, तभी इसको हम बोलते हैं ट्रेजेडी। क्योंकि हीरो का अगर लास्ट में अंत हो जाए तो वो सुखद कहानी कभी भी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कहता है इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एक्शन लीडिंग अ जॉयस कंक्लूजन फॉर ट्रेजिक हीरो। कंक्लूजन, निष्कर्ष कभी भी जॉयस नहीं होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहां से रॉन्ग गया। द ट्रेजिक हीरो विल एवोक बोथ और पिटी एंड टेरर। ठीक है, ये भी सही है कि उसमें कुछ डर होता है किसी चीज का, लेकिन पूरे तरीके से क्या होता है आगे हम इसमें ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा एप्रोप्रिएट होता है। इसको स्टार मार्क करते हैं और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द हमर्सिया बिकम्स द रीजन ऑफ हिज डेमाइज। डेमाइज का मतलब होता है पतन। ठीक है, और ये जो हमर्सिया है ना, इसका मतलब होता है ट्रेजिक फ्लॉ, जिसकी वजह से जो हीरो है उसका पतन हो जाता है। ठीक है, द एनाग्नोरिसिस इन ट्रेजेडी इज रिवर्सल इन दिस फॉर्च्यून फ्रॉम हैप्पीनेस टू डिजास्टर। तो यहाँ पर देखो हमर्सिया की वजह से, ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से जो है हीरो का पतन हो जाता है, और कुछ जो उसका अंत होता है, जो उसका फॉर्च्यून है, जो भाग्य, वो हैप्पीनेस से लेकर के डिजास्टर तक जाता है। तो यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। किस प्ले को गाल्सवर्दी ने नहीं लिखा था? तो देखो जस्टिस भी गाल्सवर्दी ने लिखा था, सिल्वर बॉक्स भी इन्होंने लिखा था, स्ट्राइफ भी उन्होंने लिखा था। यहाँ पर द एप्पल कार्ट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एप्पल कार्ट जो है वो इन्होंने नहीं लिखा था। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी हाईलैंड लास, अ गर्ल फ्रॉम आयरलैंड, A girl from Scotland, a girl from Arabian sands, या none of the above। तो गाइज आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका a girl from Scotland, है ना। वो जिस लड़की के बारे में जिक्र करते हैं सॉलिटरी रीपर में, वो स्कॉटलैंड की होती है। द गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, द टर्म नॉवेल रेफर्स टू। यहाँ पर नॉवेल टर्म के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है? प्रोज फिक्शन, अ प्रोज नैरेटिव, having characters and a plot, a treatise on correct social problem, a literary form that is derived from Italian novella। तो यहाँ आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा that is देखो ये प्रोज में, इसमें कैरेक्टर्स और इसमें प्लॉट नहीं होते हैं कोई, है ना, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, ये राम सेड हाउ लोनली द फ्लावर इज, इसको इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ देखो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये सैड नहीं होगा, एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, तो ये भी सैड यहाँ से भी रॉन्ग गया। ये दो ऑप्शंस एक हो सकते हैं। राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वाज अ लवली फ्लावर। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्योंकि हमें एक्सक्लेमेशन मार्क यूज नहीं करना है ना, तो ये वॉच यहाँ से लास्ट में आप हटा दोगे, आप पहले लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रेफरेंस टू एस्से। एस्से के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है? द एस्से डिफर्स फ्रॉम अ ट्रीटाइज और अ dissertation in its lack of pretension to be systematic and complete. An essay primarily discusses its subject in non-technical fashion. The essay discusses its subject with a liberal use of such devices as anecdote, striking illustrations, and humor to augment its appeal. The formal essay is relatively personal. कौन सा करेक्ट नहीं है? तो देखो ये जो फॉर्मल होता है ना, वो कभी भी पर्सनल नहीं होता है। फॉर्मल इज नॉट पर्सनल,
एंड पर्सनल इज नॉट फॉर्मल। तो आपका ये जो डी ऑप्शन है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द एस्से। बाकी सारे इसके ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि एक्सप्लेन कर दूं तो मैं कर देती हूँ। एस्से डिफर्स फ्रॉम ट्रिटाइज और डिसर्टेशन इन इट्स लैक ऑफ प्रिटेंशन टू बी सिस्टमिक एंड कंप्लीट। मतलब ये जो है इसमें कोई प्रिटेंशन नहीं होता, इसमें कुछ दिखावा नहीं होता है। एन एस्से प्रिमिलरली डिस्कस इट्स सब्जेक्ट इन नॉन टेक्निकल फैशन। मतलब नॉन टेक्निकल फैशन में अगर कोई जो है कोई एक जॉनर है जो कि काफी ज्यादा फेमस है जिस टाइम में, उससे हट करके मतलब संभव नहीं है या जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि उसी ट्रेंड में लिखा जाए, ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है। द एसे डिस्कसेस इट्स सब्जेक्ट विद द लिबरल यूज ऑफ सच डिवाइसेस एज एनेक्डोट, स्ट्रिकिंग इलस्ट्रेशंस एंड ह्यूमर टू ऑगमेंट इट्स अपील। यानी जिस सब्जेक्ट के बारे में एसे में बात होनी चाहिए उसे इलस्ट्रेट करने के लिए, उसे जो है फोकस में लाने के लिए बहुत तरह की डिवाइसेज उसमें इस्तेमाल की जाती हैं। वो डिवाइसेस नहीं जो मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं, आपके कुछ लिटरेचर के डिवाइसेस यूज किए जाते हैं जिससे हमारा रीडर क्या हो जाए, उस पॉइंट पर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाए और उसको पूरा पढ़े, ठीक है। तो बहुत सारे डिवाइसेस को उसके कैरेक्टर को जो है ऑगमेंट करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस को यूज किया जाता है, ठीक है। बट ये जो डी ऑप्शन कहता है कि फॉर्मल एस्से जो है वो पर्सनल होता है, बिल्कुल नहीं होता है। फॉर्मल एस्सेज हमेशा पर्सनल नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते हैं, है ना। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Among the following which is not example of pastoral elegy। तो कौन सा आपका pastoral elegy नहीं है? एस्ट्रोफेल, लिसिडस, थीरेसिस या elegy written in a churchyard। तो देखो ये तो elegy है लेकिन ये जो है ये pastoral नहीं है। pastoral मतलब होता है देहाती, लेकिन ये pastoral नहीं है। ये elegy जो है गांव के बारे में नहीं है। तो आपका ये डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये कंट्री चर्चयार्ड के बारे में है, कब्र के बारे में, ये pastoral नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा लिखा किसने था? तो ये वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। नेक्स्ट, द फर्स्ट फोलियो, द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ द शेक्सपियर प्ले वाज एडिटेड बाय। तो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो जो है किसने एडिट किया हुआ था? हेमिंग एंड थॉमस सैकविले, निकोलस उडाल एंड थॉमस नॉर्टन, निकोलस उडाल एंड कॉन्डेल एंड हेमिंग एंड कॉन्डेल। तो आपका यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। कौन सा प्ले जो है शेक्सपियर के लास्ट फेज से रिलेटेड नहीं है, बिलोंग नहीं करता है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मच एडो अबाउट नथिंग, ठीक है। नेक्स्ट, He was a good teacher but a poor student। यहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? आयरनी है, एंटी क्लाइमैक्स है या बेथॉस है या एंटीथेसिस है? तो एंटीथेसिस तब होता है जब डिफरेंट स्टेटमेंट हो। बेथॉस हम तब यूज करते हैं जब कोई सीरियस पॉइंट से निकल करके क्लाइमैक्स उसका एकदम रिडिक्यूलस हो जाता है। तो आपके फिगर ऑफ स्पीच वहां हो जाती है बेथॉस। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 10,000 saw I at a glance। मतलब 10,000 मैंने एक ही नजर में देख लिया, है ना। अब 10,000 कोई रहा होगा, कोई चीज रहा होगा, कोई पर्सन होगा, कोई एनिमल होगा या कोई भी चीज होगी, एक ही ग्लांस में, एक ही नजर में आपने देख लिया। तो गाइज ये जो आपने वर्ड यूज किया हुआ है ना 10,000, ये बहुत ज्यादा इसको क्या कर दे रहा है, इसको हाइपर कर दे रहा है, ठीक है। तो जहां पर कोई ऐसी स्पीच हम यूज करते हैं जिस पर ट्रस्ट ही ना किया जा सके, है ना, जो कि नॉर्मल से एबनॉर्मल हो, जहां एग्जैजरेशन इतना ज्यादा बढ़ गया हो कि चीजें रियल ही ना रह गई हो, तो आपका फिगर ऑफ स्पीच वहां पर होता है हाइपरबोल, ठीक है। और ट्रांसफर एपिथेट क्या होता है? ये एडजेक्टिव होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं केयरलेस पर्सन, तो ये जो केयरलेस हो जाएगा वो एपिथेट हो जाएगा। तो एपिथेट होता है एक्चुअल में एडजेक्टिव होता है, ठीक है। पन होता है, जैसे कि मैंने बताया कि एक वर्ड जब बहुत सारे मीनिंग्स को कन्वे करे तब आपका फिगर ऑफ स्पीच पन होता है। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? जब दो डिफरेंट वर्ड्स एक साथ में यूज किए गए हों तब आपकी फिगर ऑफ स्पीच होती है ऑक्सीमोरॉन। लेकिन जब दो डिफरेंट स्टेटमेंट एक साथ में यूज किए गए हों तब आपकी फिगर ऑफ स्पीच होती है एंटीथेसिस। लेकिन जब स्टेटमेंट खुद ऑपोजिट मीनिंग दे रहा हो तब आपकी फिगर ऑफ स्पीच होती है वहां पर पैराडॉक्स, ठीक है। तो बट यहां पर आपकी फिगर ऑफ स्पीच हो गई हाइपरबोल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेमोइर। मेमोइर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? इन मेमोइर द एम्फोसिस इज नॉट ऑन द ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ बट ऑन द पीपल एंड इवेंट्स दैट द ऑथर हैज नोन। मेमोइर इज ऑन अनदर नेम ऑफ फॉर ऑटोबायोग्राफी। मेमोइर इज अनदर नेम फॉर बायोग्राफी। ये दोनों गलत है क्योंकि मेमोइर कैन बी एन ऑटोबायोग्राफी एंड कैन नॉट बी, एंड मेमोइर कैन बी अ बायोग्राफी एंड कैन नॉट बी। तो हम ये दोनों ऑप्शंस को गलत करेंगे क्योंकि श्योरिटी दोनों में नहीं है।
हाँ ठीक है, डी ऑप्शन पर आते हैं। मेमोइर इज ऑलवेज एपिसोडिक एंड अपीयर्स इन बल्लड फ्रॉम ओनली। और फर्स्ट ऑप्शन कहता है इन मेमोइर द एम्फोसिस इज नॉट ऑन द ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ बट ऑन द पीपल एंड इवेंट्स दैट द ऑथर हैज नोन। तो संस्मरण होता है जो केवल ना केवल ऑथर के बारे में लिखा जाता है बट उन सारे इवेंट्स के बारे में लिखा जाता है जिनको ऑथर जानता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा एक ऑप्शन तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि मेमोइर इज ऑलवेज एपिसोडिक एंड अपीयर्स इन बल्लड फ्रॉम ओनली, मतलब एपिसोड में आते हैं और वो बल्लड फ्रॉम में होते हैं। ये बल्लड क्या होता है? बल्लड होता है स्टोरी, स्टोरी इन सॉन्ग, मतलब अगर स्टोरी में गाने हो और उसको जो है नाच गाने करके उसको रिप्रेजेंट किया जाए तो वो होता है बल्लड। इसको कह सकते हो स्टोरी इन सॉन्ग या सॉन्ग इन स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने किसे नहीं लिखा था, कौन सा इसमें से नहीं लिखा था? Odd on the morning of Christ nativity on the late massacre in Piedmont, the inner vision is not written by John Milton। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? देखिए ये फर्स्ट सेकेंड तो वैसे भी आपका इनकरेक्ट हो गया, और आप ये जो वाई है ना, ये वाई सबसे जी के बाद यूज करते हो, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। गायनेकोलॉजिस्ट की स्पेलिंग होती है GYNAECOLOGIST, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बल्लड। बल्लड के बारे में मैंने बताया कि बल्लड होता क्या है। बल्लड होता है आपका स्टोरी इन सॉन्ग एंड सॉन्ग इन स्टोरी, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर बल्लड के बारे में कौन सी बात नहीं सही है? इट टेल्स अ स्टोरी ऑफन विद अ म्यूजिकल अकम्पनीमेंट, तो ये तो बिल्कुल सही है। इट यूजुअली डील्स विद अ सिंगल एपिसोड, इट्स अ कॉमिक इन नेचर, द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू डायलॉग एंड एक्शन। तो यहां पर जो है ये इट्स कॉमिक इन नेचर, कॉमिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो यहां पर ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दिस स्टोरी इज वेरी ब्यूटीफुल टोल्ड। तो ये इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है। द स्टोरी इज नरेटेड ब्यूटीफुली, द स्टोरी इज कम्युनिकेटेड सो ग्रेसफुली, हाउ ग्रेसफुल द राइटर इज इन टेलिंग द, सारे गलत है, बिल्कुल गलत है। ABCD, ग्रेसफुल वर्ड यहाँ है ही नहीं, तो आप इसमें बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हो। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हाउ ब्यूटीफुली दिस स्टोरी इज टोल्ड, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, इनवर्टिब्रेट का जो करेक्ट स्पेलिंग होगा वो क्या होगा? इनवर्टिब्रेट का करेक्ट स्पेलिंग क्या है? तो गाइज ये भी नहीं है, एक सेकेंड लेट मी चेक। इनवर्टिब्रेट है ना, बिल्कुल, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक कोशिकीय जो आपके जीव होते हैं उनको हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ऑमलेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? तो ऑमलेट की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है आपका सी ऑप्शन, जो बच्चे खाते हैं उनको पता होगा, सी ऑप्शन, OMELLETE, ठीक है, TE, ठीक है। नेक्स्ट, क्विजीन की करेक्ट स्पेलिंग, क्विजीन मतलब होता है व्यंजन, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है? तो क्विजीन की जो करेक्ट स्पेलिंग है दैट इज डी ऑप्शन, ठीक है। और कई लोग इसको लगा देंगे जो कि गलत है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डायरिया, डायरिया की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? सो डायरिया की जो करेक्ट स्पेलिंग है दैट इज सेकेंड ऑप्शन, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो डायरिया बिल्कुल रट करके जाइएगा, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, द कैरेक्टर बैट्रिस एंड बेनेडिक्ट अपीयर्स इन शेक्सपियर्स प्ले। बैट्रिस और बेनेडिक्ट शेक्सपियर के किस प्ले से रिलेटेड है? लव्स लेबर लॉस्ट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, मच एडो अबाउट नथिंग एज यू लाइक इट, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे जो प्लेज आप देख रहे हो सब शेक्सपियर ने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑड। ऑड के 3 ही फॉर्म्स होते हैं, पिंडेरिक, होरेशन एंड इरेगुलर। पिंडेरिक, होरेशन एंड इरेगुलर, ऑड के 3 ही फॉर्म्स होते हैं, तो कौन सा फॉर्म नहीं पूछा है? तो वो है आपका जैकोबियन। जैकोबियन जो है वो ऑड का फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट, ये लास्ट है, और 125 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के थे हमने आज आपको करा दिए हैं। ये लास्ट का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा एंड shows decided signs of immaturity? The Passionate Pilgrim, The Rape of Lucrece, The Venue and Adonis, none of the above। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट,
सो नेक्स्ट क्या 125 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में मैंने आपको प्रीवियस ईयर के करा दिए हैं और नेक्स्ट ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। हमारे साथ बने रहिए। अगर आप यूपी डीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंप्लीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मिलता रहेगा। इसका सिलेबस, इसके कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। गुड नाइट गाइस।